हेलो स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने नीट 2020 के टोटल 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन कराए थे। आज बाकी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। आपको पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर हैज ओ बॉन्ड। ये लिंकेज होनी चाहिए। कौन से एसिड्स में, कौन से ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर में ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरीके की लिंकेज प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए H2SO3 में नहीं होती है, H2SO4 में भी नहीं होती है, H2SO8 इसको कहते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। एक्चुअली परऑक्साइड या परऑक्सी अगर आ जाए तो तभी कंसिडर किया जाता है कि जो परऑक्सी उसी को बोलते हैं जिसमें दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा दैट इज H2SO8। देखो यहाँ पे नाम में ही दिया है दैट इज द परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्साइड उसी को कहते हैं जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हो आपस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन्स गिव द विच टेस्ट, दैट इज द कार्बिल अमाइन टेस्ट। एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे कार्बिल अमाइन इज अ टेस्ट ऑफ ओनली द विच अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अब चाहे वो प्राइमरी अमाइन एलिफेटिक हो या फिर क्या हो, एरोमेटिक हो। एलिफेटिक हो या एरोमेटिक दोनों भी प्राइमरी अमाइन कौन सी टेस्ट देते हैं? कार्बिल अमाइन टेस्ट या आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोला जाता है। इसमें जो कार्बिल अमाइन आइसोसाइनेट जो फॉर्म होते हैं जिसे कार्बिल अमाइन कहते हैं, उनकी जो स्मेल होती है बहुत ही बैड स्मेल होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज फर्स्ट आंसर रहेगा दिस आर द एनिलीन फिनिल अमाइन व्हिच इज द प्राइमरी अमाइन। एंड प्राइमरी अमाइन चाहे वो एलिफेटिक अमाइन हो या फिर एरोमेटिक अमाइन हो, वो कार्बिल अमाइन टेस्ट देते हैं। ये सेकेंडरी अमाइन, ये टर्शियरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी अमाइन, ये टेस्ट नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ca पॉजिटिव आयन। अब Ca पॉजिटिव आयन दिया है आपको, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। देखिए सॉरी, Cr पॉजिटिव आयन, दैट इज क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24 है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 4s2 3d4 हो जाता है, 4s2 3d4। लेकिन इस पर दो पॉजिटिव चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया? 4s0। तो d कौन सी? d4 है, d4 है बोले तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे? n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है दैट इज द म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n प्लस टू n, दैट इज n इंटू n प्लस टू n की वैल्यू 4 रख दो यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। यहाँ पे 4 दैट इज 24। रूट 24 क्या आएगा? दैट इज द रूट 25 कितना आता है? 5 आता है। तो रूट 24 कितना आएगा? मतलब 5 से थोड़ा सा कम आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दैट इज 4.90 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देख लीजिए, एक छोटी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिसमें भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो अगर 4 आ जाए तो 4.90 समथिंग। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए? 2 हो जाए तो 2.84 हो जाएगी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएगा? 5 हो जाए तो 5.91। ऐसे समथिंग आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगी, शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूँ कि आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो कि जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दिए हैं उससे कम नहीं लेना है उसकी वैल्यू, उससे ज्यादा लेना है, उससे एक ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ी सी ज्यादा लेना है। तो ये क्या आ जाएगी? उसकी मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेट्रॉन। तो आंसर क्या रहेगा इसका? 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। इसमें इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतनी हो जाएगी, जो कि पैरामैग्नेटिक होगा। जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट आती है उसे बोला जाता है पैरामैग्नेटिक, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ जाती है उसे क्या बोला जाता है? डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फ्री क्या दिया है? फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर विच कंडीशन? एडियाबैटिक कंडीशन। अब एडियाबैटिक कंडीशन में आपको पता है दैट इज द Q इज इक्वल टू क्या होता है? Q इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। और फ्री एक्सपेंशन दिया है, फ्री एक्सपेंशन बोले तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। वर्क डन इज इक्वल टू 0 बोले तो दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। डेल्टा इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। और इंटरनल एनर्जी 0 होगी तो डेल्टा T इज इक्वल टू क्या होगा? दैट इज द 0 होगा। मतलब दैट इज टेम्परेचर इज द फंक्शन, दैट इज एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो इंटरनल एनर्जी 0 है तो डेल्टा T इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0, W इक्वल टू 0। क्योंकि फ्री एक्सपेंशन है, फ्री एक्सपेंशन बोले तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे टोटल 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। 15 को हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ते हैं। द फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट Kf of benzene is 5.12 Kelvin kg per mole. That the freezing point depression for the solution of molality 0.078 molar containing a non-electrolyte. अब आपको पता है that is the delta TF which is equals to क्या होता है? that is Kf into क्या होता है? molality होता है। Kf into क्या होता है? molality, sorry, I into Kf into molality होता है। लेकिन यहाँ पे हमको जो सोल्यूट दिया है वो कैसा दिया है? ये देख लीजिए आप, यहाँ पे सोल्यूट दिया है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट दिया है। तो उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1 लेते हैं। तो Kf की वैल्यू हमको दी है, मोलालिटी भी हमको दी है, तो डेल्टा Tf
दैट इज द डिप्रेशन पॉइंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आप निकाल सकते हो। सो व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केएफ की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, दैट इज 5.12 इनटू क्या है मोलैरिटी 0.078 दिया है, तो इस तरीके से आंसर आएगा 0.39 तो यहाँ पे देखिए 0.39 तो नहीं है, 0.40 है, 0.40 तो आंसर क्या हो जाएगा उसका 3 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे देखिए केएफ दिया था, मोलैरिटी दी थी, आई जो है वेट ऑफ फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए कितना होता है 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, 20 grams of calcium from the CaCl2, from the CaCl2। अब देख लीजिए यहाँ पे Ca है, Ca डाई प्लस जो कि CaCl2 है, CaCl2 सॉल्यूशन में होता है, Ca डाई प्लस ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Ca में हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रही है, मतलब यहाँ पे देखिए Ca 1 मोल ऑफ Ca, 1 मोल ऑफ Ca का मतलब होता है दैट इज 40 ग्राम ऑफ Ca, 40 ग्राम ऑफ Ca, मतलब देखिए 40 ग्राम ऑफ Ca प्रोड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो यहाँ पे 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हमको यहाँ पे 20 ग्राम दिया है, तो इसका एग्जैक्ट आधा दिया है, तो 20 ग्राम कैल्शियम के लिए, 20 ग्राम के कैल्शियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, का आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, दैट इज 1 फैराडे। 40 के लिए 40 ग्राम कैल्शियम को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम द मॉल्टन CaCl2 हमको 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है, तो 20 के लिए कितना होगा, दैट 20 के लिए 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन बिटवीन बेंजाइडाइड एंड एसिडोफिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, दिस रिएक्शन इज नोन एज। अब बेंजाइडाइड अगर हमने यहाँ पे निकाला है तो देखिए बेंजाइडाइड इससे इक्वल होगा बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा CHO। अब बेंजाइडाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, लेकिन एसिडोफिनॉल देखिए आप, दैट इज बेंजीन रिंग, इस तरीके से होगा बेंजीन रिंग, और यहाँ पे होगा CO और यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये कार्बोनिल कार्बन, ये अल्फा कार्बन के पास में, इसके पास में क्या है अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो वो क्या देगा अल्डोल कंडेंसेशन देगा, लेकिन दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स है तो कौन सी अल्डोल कंडेंसेशन रहेगी, दैट इज क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पे आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स में आप पढ़ोगे तो उसमें एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी करके, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एनसीईआरटी में लाइन दी है कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दिया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन दी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कभी अच्छे से पढ़े होगे तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या रहेगा, ना ही कि एब्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल नहीं है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द एग्जांपल्स ऑफ द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। कौन सा क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद में 19 और 20 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे देखिए, यहाँ पे एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो द रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ेगा तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल बढ़ेंगे, तो उनके बीच में का कोलिजन बढ़ेगा, तो कोलिजन बढ़ेगा, दैट इज द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको बोला जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ना कि हिट ऑफ रिएक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी रिएक्शन में अगर हम गैसेस रिएक्शन में अगर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मिक्सचर दिया है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड आर्गन इन अ सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन बोले तो 1 बाय दैट इज द 0.25 मोल्स, 0.25 मोल्स दिया है 1/4। तो यहाँ पे देखिए आर्गन के भी यहाँ पे गिवन वेट दिया है, दैट इज 8 ग्राम ऑफ आर्गन, और टोटल प्रेशर दिया है हमको 27 बार या 27 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे देखिए ऐसा भी निकाल सकते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट व्हिच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.25। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन भी निकाल सकते हैं, गिवन वेट इज 8 अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आर्गन का, दैट इज द एटॉमिक वेट कितना होता है, दैट इज 40 होता है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे, दैट इज ये हो जाएगा, दिया हुआ है एक्चुअली, इसमें मैंने नहीं लिखा है, एक्चुअली एग्जाम में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मैं लिख ही देता हूँ कि नाइट्रोजन जो है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 14, तो N2 होता है मॉलिक्यूल, तो उसका हो जाएगा दैट इज 28, और आर्गन का एटॉमिक वेट यहाँ पे दिया था दैट इज 40, ठीक है, मैं लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 0.20 हो जाएगा, 0.20 बोले तो दैट इज 1/5
5 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा है पार्शियल प्रेशर पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू दी दैट इज इनटू दी टोटल प्रेशर, इनटू दी क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन क्या होगा नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल नाइट्रोजन प्लस आर्गन, क्योंकि दो ही गैस का मिक्सचर है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन। तो मिला दो दोनों को, कितना हो जाएगा दैट इज 0.45 इनटू क्या हो जाएगा दैट इज 27। देखो 27 दिया है, आप यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 15 बार। कितना आएगा दैट इज आंसर विल बी 15 बार, 15 बार। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा, सिंपल प्रॉब्लम था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। यहाँ पे ये बात को आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आपको कौन सा स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए रॉड आयरन इज impure iron with 4% कार्बन, नहीं, रॉड आयरन इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कंटेनिंग 0.22% ऑफ क्या होता है उसमें कार्बन होता है। तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, हमको सही स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर हैज अ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू द इवैल्यूएशन ऑफ CO2, नहीं, दैट इज द ब्लिस्टर कॉपर हैज द ब्लिस्टर अपीयरेंस ऑफ ड्यू टू द इवैल्यूएशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी का 156 या 157 पेज पर ये स्टेटमेंट दिया है। तो दैट इज ध्यान में रखना, ब्लिस्टर कॉपर हैज द ब्लिस्टर्स अपीयरेंस ड्यू टू द इवैल्यूएशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। एनसीईआरटी में लाइन दी हुई 157 पे शायद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वेपर फेज दैट इज वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल इज बाय द वन अर्कल प्रोसेस, नहीं, यहाँ पे वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय फॉर निकेल बाय अ मड प्रोसेस, मड प्रोसेस के लिए अप्लाई की जाती है, मड प्रोसेस से निकल का रिफाइनिंग किया जाता है, ना कि वन अर्कल प्रोसेस से। वन अर्कल प्रोसेस से जिरकोनियम या टाइटेनियम का किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया गलत हो गया। देन पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप, ये सही है, दैट इज पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू द वैरायटी ऑफ शेप। तो इसमें का करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा रहेगा 4 रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अ टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटिल। वैसे ही टर्शियरी जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं देन सेकेंडरी देन दैट ऑफ द प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 नहीं। प्लस आर आपको कब देखना है जब डबल बॉन्ड हो या बेंजीन रिंग हो, तब आपको क्या देखना है प्लस आर इफेक्ट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन ड्यू टू द 9 अल्फा, इसमें टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन में 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, सेकेंडरी ब्यूटिल में 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम हो गए, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उतना ज्यादा क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है बढ़ती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट देखिए यहाँ पे इसका आंसर है दैट इज द कैटायनिक डिटर्जेंट का आंसर है दैट इज द सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड। देखिए ब्रोमाइड निकल गया तो ये बचा है यहाँ पे पॉजिटिव वाला, दैट इज द, सो इसे बोला जाता है दैट इज द पॉजिटिव, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक, कैटायनिक बोले तो पॉजिटिव, कैटायन बोले तो पॉजिटिव आयन और अनायन बोले तो नेगेटिव आयन। तो ये बाकी के तीनों के तीनों, ये भी अनायनिक है, ये भी अनायनिक है, ये भी अनायनिक है, लेकिन थर्ड दैट इज सेटिल ट्राइमिथिल अमोनियम ब्रोमाइड, ये क्या रहेगा कैटायनिक डिटर्जेंट रहेगा। नेक्स्ट, एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म दी 2 पेंटीन और पेंटीन 2 इन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन 2 ब्रोमो पेंटेन का करना है हमको 2 ब्रोमो पेंटेन का एलिमिनेशन रिएक्शन करना है। तो 2 ब्रोमो पेंटेन कैसा होगा दैट इज 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं ब्रोमीन लगा दूं तो इस तरीके से हो जाएगा। एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन करने के बाद में क्या मिल रहा है 2 पेंटीन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मिल रहा है 2 पेंटीन, ये क्या हो जाएगा 2 पेंटीन हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये करेक्ट है यहाँ पे। और इट फॉलो दी सेडजिफ रूल, सेडजिफ रूल को फॉलो करता है क्या, ठीक है बराबर है। देखिए यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है तो Br यहाँ से निकल रहा है और हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है। बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला जाता है कि हैलोजन हम जिस कार्बन से निकाल रहे हैं उसके एडजेसेंट कार्बन मतलब बीटा कार्बन से क्या निकाला जाता है हाइड्रोजन निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है, ये H है, ये इस तरीके से H है और ये H है। तो हमने ये हाइड्रोजन निकाला है क्या नहीं। तो सेडजिफ क्या कहता है इफ 2 or more choices are there to removing the hydrogen atom then hydrogen atom is preferentially removed from that carbon atom which contain the less number of hydrogen atom। तो देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। तो हमने सेडजिफ रूल के मुताबिक यहाँ से हाइड्रोजन निकाले तभी तो बनेगा 2 ब्यूटीन, वरना यहाँ से निकालते हाइड्रोजन तो 1 ब्यूटीन बनता 1 पेंटीन बनता सॉरी 1 पेंटीन बनता था। तो सेडजिफ रूल भी फॉलो हो रहा है।
और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजन भी नहीं कर रहा है, 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 इसलिए क्या बोलते हैं इसको डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ये भी सही है, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं, वाटर निकल रहा है कि इसमें से नहीं, तो ए बी सी तीनों भी क्या हो जाएंगे इस मतलब इस रिएक्शंस के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। मतलब क्या रहेगा आंसर, 1 रहेगा, ए बी सी। ठीक है, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन फॉलो सेल्सियस एंड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिक्सचर विच शो द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ। रोल्स लॉ से कौन से मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं? एनसीईआरटी का सवाल है। इथेनॉल एंड द एसीटोन शो द पॉजिटिव डेविएशन, ये क्या शो करते हैं? पॉजिटिव सॉल्यूशन। बेंजीन टोलिन, बेंजीन एंड टोलिन भाई भाई है, तो ये क्या हो गया, कौन से दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन हो गया। एसीटोन क्लोरोफॉर्म नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, एक में को इंटरेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रोल्स लॉ के लिए। और क्लोरोबेंजीन फिर से यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज द आइडियल सॉल्यूशन। तो आंसर क्या रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो दैट इज द एनसीईआरटी में सीधा सीधा एक लाइन दी हुई है, दैट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके, उसमें स्ट्रेन दी है वेरियस लिगेंड्स की। तो यहाँ पे जो सबसे जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो CO होता है, दैट इज कार्बोनिल, उसके बाद में CN होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे ज्यादा ये होगा स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, देन इससे कम स्ट्रेंथ इसकी होगी, देन इससे कम होगी और इससे कम होगी। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि फ्लोरीन की स्ट्रेंथ HCl से थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड, अब बायोलॉजी का टच आ गया यहाँ पे। तो देखिए जो लाइसिन है, लाइसिन में जो नाइट्रोजन एटम्स है, नाइट्रोजन एडिशनल एक नाइट्रोजन एटम्स होता है जिसके ऊपर क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज बेसिक। क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। बाकी केस में बेसिक नहीं होते हैं। लाइसिन ध्यान में रखिएगा, लाइसिन इज अ बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl which will be the that is crystallized। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ओनली NaCl will be crystallized। NaCl क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा दैट इज द cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसके बाद में trans-1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी होता है जिसे गुट्टा पर्चा कहते हैं, लेकिन नेचुरली ऑकरिंग तो cis-1,4 ही होता है। पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूटास्टेरिन, ये तो बोना एस रबर है, बोना एस रबर तो टोटली सिंथेटिक है। उसके बाद में पॉलीब्यूटाडाइन, ये भी दैट इज ब्यूटाडाइन जो है सिंथेटिक है। पॉली ब्यूटाडाइन एक्रिलोनाइट्राइल दैट इज बोना एन रबर, ये भी तो क्या हो जाएगा, सिंथेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको। ठीक है, सो अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज द कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। करेक्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन फॉर्म करता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ब्लड। ऑक्सीजन कैपेसिटी को क्या करता है, रिड्यूस करता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, बराबर है ये भी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल। नहीं, ये मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड इनकम्प्लीट कंबशन से फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीट कंबशन से फॉर्म होता है। तो ये तीन स्टेटमेंट 1, 2 और 4 ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हमको इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड इज द आंसर। ये तो सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअली कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द ऑक्सी हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव द ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, लेकिन ग्लूकोज कौन सा देगा, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड फ्रुक्टोज कौन सा देगा, बीटा डी फ्रुक्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। आंसर थर्ड, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस क्या रहेगा, बीटा डी फ्रुक्टोज रहेगा। ठीक है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो नीट 2020 का ये जो 32 क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन सब मैं पढ़ के सुना देता हूँ और आंसर भी बता देता हूँ। द फॉलोइंग मेटल ion activate the many enzyme participate in the oxidation of glucose to produce ATP, which sodium is responsible for the transmission of nerve signal। कौन सा मेटल नर्व सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसमें 4 आंसर था, दैट इज पोटेशियम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब नीट 2020 के सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में इनकी गिनती की जानी चाहिए। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होते हैं? बच्चे बच्चे को पता है कि जिसका एटॉमिक मास सबसे कम हो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। आंसर क्या रहेगा? दैट इज द 1 ग्राम ऑफ लिथियम। 1 ग्राम ऑफ लिथियम। क्यों? हमको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन दी एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट, तो यहाँ पे अगर मैं लिथियम का अगर ले लूं तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो उस पर नंबर ऑफ एटम मतलब क्वांटिटी निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा n इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो उसके नंबर ऑफ एटम भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा आ रहे हैं? लिथियम, 1 ग्राम ऑफ लिथियम के, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स भी मैक्सिमम रहेंगे। ठीक है, मैं सॉल्व करने वाला नहीं था लेकिन ठीक है बता देता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। लुटेटियम 71, 175, इसमें से नंबर ऑफ, अब मुझे बताइए यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। उसके बाद में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना था, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? a माइनस जेड। आंसर क्या हो जाएगा? 104। मतलब यहाँ पे देखिए सिर्फ 71 कहाँ पे है? यही ऑप्शन में दिख रहा है आपको कि 71 पहले और आखिर में 71, बीच में क्या रहेगा? 104 रहेगा। तो आंसर विल बी फर्स्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी है। एक इस इक्वेशन में पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी चेंज हो रही है। ठीक है, किसकी? कार्बन की। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए आप कि कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ा है। कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो है माइनस, दैट इज द -4। एक हाइड्रोजन की होती है +1, तो 4 हाइड्रोजन की होगी, दैट इज +4। तो ऑब्वियसली इस कार्बन की कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। और जब वो CCl फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो इस Cl की हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो एक Cl की -1 होगी तो 4 Cl की कितनी होगी? -4 होगी। तो ऑब्वियसली कार्बन की कितनी होगी? +4 होगी। मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -4 से +4 में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज थर्ड ऑप्शन रहेगा, -4 से +4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में जो है 4 स्टेटमेंट दिए है, उसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको। तो बाकी की जो ऊपर की जो 3 स्टेटमेंट है, Cr डाई पॉजिटिव हैज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe डाई पॉजिटिव, क्योंकि Cr डाई पॉजिटिव में d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो Fe डाई पॉजिटिव उसके d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसे बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो Fe जो Cr डाई पॉजिटिव, क्रोमियम डाई पॉजिटिव, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर known from their catalytic activity due to the ability to adapt the multiple oxidation state। हाँ, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी रहती है या कैटालिटिक प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि निकेल, प्लैटिनम हम हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं या फिर वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। और इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड फॉर्म व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस। ये भी सही है कि जो इंटरस्टिशियल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ब्रास इज अ अलॉय, या फिर अगर स्टेनलेस स्टील देखोगे आप तो स्टेनलेस स्टील में चारों तरफ से एटम जो होते हैं वो आयरन के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एटम इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कार्बन के जैसे एटम उसमें पोजीशन पे फिट किए हुए होते हैं, तो उन्हें बोला जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये भी करेक्ट है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 डाई नेगेटिव एंड Cr2O7 डाई नेगेटिव। अब ये जो CrO4 डाई नेगेटिव है इसमें Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और Cr2O7 डाई नेगेटिव इसमें भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। उसमें बोला है कि दोनों में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आर नॉट सेम, लेकिन सेम है। इसमें बोला है कि आर नॉट सेम, तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो वही हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी है हमको, Cl के एटम्स है, गैसियस एटम है, वो Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्म वो कर रहे हैं, तो Cl2 मॉलिक्यूल बन रहा है तो बॉन्ड बन रहे हैं, तो बॉन्ड अगर बनते हैं तो डेल्टा H क्या रहता है? हमेशा लेस देन 0, मतलब डेल्टा H क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। उसमें एनर्जी क्या होती है? ऑलवेज एंड ऑलवेज इवॉल्व होती है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे गैसियस है, यहाँ पे भी गैस है, लेकिन यहाँ पे गैसियस 2 एटम है, यहाँ पे गैसियस एक मॉलिक्यूल है, मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो डेल एस भी क्या रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा उसका? 4 रहेगा। दैट इज डेल एच इज लेस देन 0, डेल एच नेगेटिव रहेगा और डेल्टा एस भी क्या रहेगा? यहाँ पे लेस देन 0। समझ में आ रही है? यहाँ पे ये गैसेस 2 एटम है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो रही है? यहाँ पे डिसऑर्डरनेस कम हो रही है, तो डेल्टा
एस जो रहेगा नेगेटिव रहेगा, मतलब लेस देन 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 38 है, क्वेश्चन नंबर 38 में भी देखो एनसीईआरटी बेस है टोटली, कि उसमें पूछा है जीटा पोटेंशियल यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? एनसीईआरटी में 160 पेज पे स्टेप दिया है, जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो आंसर रहेगा उसका थर्ड आंसर रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, जो मुझे एक्चुअली जो मतलब मेमोरी बेस्ड थे मैं थोड़ा सा उन्हें लिखने के लिए अवॉइड कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, तो जो जरूरी है वो बता रहा हूँ। एक दो ही क्वेश्चन, मैंने ज्यादा क्वेश्चन तो ओमिट नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे देखिए, यूरिया बोला है, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए। मतलब देखिए यूरिया जो है, यूरिया हम कैसा लिखते हैं, दैट इज H2N बॉन्ड CO बॉन्ड NH2, इसे कहते हैं विच इज कॉल्ड एज द यूरिया। यूरिया वाटर के साथ में मिलके बना रहा है ए, वाटर के साथ में मिलके क्या बना रहा है, ए बना रहा है। उसके बाद में बोला है कि ये क्या हो रहा है, फर्दर डिकम्पोज हो रहा है, फॉर्म कर रहा है बी। देखिए यूरिया प्लस वाटर ये जो है इसे बोला जाएगा ए। अब ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो यूरिया वाटर में जब डालोगे आप तो कैसा डिकम्पोज हो जाएगा, यहाँ पे वो अमोनिया में टूट जाएगा और प्लस क्या मिलेगा आपको, CO2 मिलेगा। तो ये जो अमोनिया मिला है हमको, इसको क्या बोला गया है यहाँ पे, बी बोला गया। अब नेक्स्ट बोला है कि बी को पास करो, जो अमोनिया गैस है उसको पास करो इन Cu डाइपॉजिटिव सॉल्यूशन। Cu डाइपॉजिटिव का सॉल्यूशन जैसे कि कॉपर सल्फेट ले सकते हो आप। तो क्या किया जाएगा, जब हम मैं बी को क्या करूंगा, देख लो यहाँ पे, यहाँ से लिख रहा हूं मैं, उसे Cu डाइपॉजिटिव सॉल्यूशन में से अगर पास करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा C, क्या मिलेगा, C मिलेगा। और ये जो C रहेगा ये कौन से कलर का रहेगा, डीप ब्लू कलर का रहेगा। कौन सा कलर रहेगा इसका, डीप ब्लू कलर रहेगा। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि C जो कंपाउंड जो बना है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जब ये जो अमोनिया है Cu डाइपॉजिटिव आयन से कंबाइन होगा, Cu डाइपॉजिटिव आयन से कंबाइन होगा तो फॉर्म करेगा CuNH3/4 डाइपॉजिटिव, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स देखिए यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स है, दैट इज इसको कहते हैं हेक्सामाइन कॉपर, दैट इज हेक्सामाइन कॉपर कहते हैं। ये डीप ब्लू कलर का होता है और यही हमारा C रहेगा। तो इसमें आंसर दिया है सेकंड वाला। तो CuNH3/4 डाइपॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ये मैच, यहाँ पे पेयर करना है, मैच द पेयर। यहाँ पे देख लीजिए CO प्लस, पहला है CO प्लस H2 गैस, इसे क्या बोलते हो, दैट इज प्रोड्यूसर गैस या सिंथेसिस गैस। तो इसकी एक ही पेयर किसके साथ में रहेगी, सिंथेसिस गैस के साथ में रहेगी। ठीक है, मैं ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, आपको बस मैच करके बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो होती है वो Mg डाइपॉजिटिव और Ca डाइपॉजिटिव आयन की वजह से होती है। तो इसका ये रहेगी पेयर। नेक्स्ट है B2S6, इसे डायबोरॉन कहते हैं। और डायबोरॉन जो होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन हाइड्राइड होता है। बोरॉन का हाइड्राइड है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन होता है। और H2O2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको मैच करके बताया। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑक्साइड दिए हैं आपको और उनका नेचर पूछा है। तो CO जो होता है, दैट इज जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल। और BaO बैरियम हाइड्रोक्साइड इज कैसा होता है, बेसिक होता है। Al2O3 जो है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। और उसके बाद में Cl2O7 जो होता है ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये आपको बता दिया मैच दी फॉलोइंग। यहाँ पे इसके ऑप्शंस नहीं दिए, मैंने सीधा सीधा मैच करके बताया आपको, ज्यादा टाइम किल ना हो इस वजह से ऑप्शन नहीं लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दैट इज K इज 4.606 टाइम into 10 to the power -3 second inverse. The time required to reduce the 2.5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट into the 0.2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या हो, कितना टाइम्स लगेगा। तो हमको पता है यहाँ पे कि K इज इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की जो मतलब रेट इक्वेशन जो होती है 2.303 log to the base 10 क्या हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू 0 अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t अपॉन क्या होता है, इसको t होता है, अपॉन क्या होता है t। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन d log टू द बेस 10 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर दी सम टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर सम टाइम। तो K दिया है हमको, टाइम पूछा है, इसको इधर भेज दो। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पे 2.303 और K हमको दिया हुआ है, K कितना दिया हुआ है 4.606 into 10 to the power
-3 और log 10 यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है और कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम सम टाइम कितना दिया हुआ है हमको दैट इज 0.2 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा दैट इज द ये हो जाएगा 1 हो जाएगा सॉरी तो 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा सीधा t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा 4.606 और 10 टू द पावर 3 है 10 टू द पावर 3 -3 ऊपर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा दैट इज द कितना हो जाएगा इनटू में ऊपर चले जाएगा तो लिख दूंगा इसको सीधा सीधा 1000। तो इसको देखो यहाँ पे ये दैट इज इसको 2 से डिवाइड हो रहा है क्या हो रहा है 2 से हो रहा है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं दैट इज यहाँ पे 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे इस तरीके से मतलब t इज इक्वल टू कितना आएगा 500 सेकंड कितना आएगा 500 सेकंड। तो आंसर क्या रहेगा इसका दैट इज थर्ड रहेगा 500 सेकंड। 3 क्वेश्चंस रहे हैं जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए एन अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव मिथानल मिथानल मतलब फॉर्मल्डिहाइड ठीक है एट वन ऑफ द प्रोडक्ट इट्स स्ट्रक्चर विल बी। अब यहाँ पे कौन सा अल्कीन जो है ओजोनोलिसिस के बाद में हमको मिथानल देगा। तो एक्चुअली देखिए ओजोनोलिसिस में क्या होता है जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे एडिशंस होती है ऑक्सीजन की ओजोनाइड फॉर्म होता है फिर ZnO के साथ में ZnOH/2 बाहर निकल ZnO बाहर निकल जाता है जिंक के साथ में। तो वहां पे अल्की मतलब क्या फॉर्म होते हैं अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूंगा तो एक इधर वाला CHO हो जाएगा यहाँ पे इधर CHO हो जाएगा तो इसमें मिथानल तो है ही नहीं। यहाँ पे तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन अल्डिहाइड साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा दिख रहा है आपको। तो साइक्लोहेक्सानल बोलोगे ये तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ पे तो मिथानल या फॉर्मल्डिहाइड तो है ही नहीं तो यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे भी नहीं होगा। देखिए यहाँ से अगर ब्रेक करूँ तो फॉर्मल्डिहाइड तो नहीं फॉर्म होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरीके से हेक्सागोन CH2 CHO हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दैट इज द CH2O मतलब CH2O मतलब H बॉन्ड CHO बोले तो फॉर्मल्डिहाइड मतलब ये आंसर रहेगा इसका। समझ में आ गई बात आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आएंगे ओजोनाइड फॉर्म होगा Zn के साथ में ZnO निकल जाएगा और यहाँ पे ये क्या बनाएगा CHO बनाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में CHO नहीं बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में जो हमको अल्केन मिलते हैं अल्किल हैलाइड से जब सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो उसमें सिंपल वुड्स रिएक्शन में हमको ओनली 1 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं लेकिन मिक्स वुड्स रिएक्शन में हमको 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आउट ऑफ विच 2 जो प्रोडक्ट रहते हैं दैट कंटेन द इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड 1 प्रोडक्ट शुड बी कंटेन द ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो दिस मेथड इज अ good method to prepare the alkane containing even number of carbon atom and not a good method or not a better method or good method to prepare the alkane which contain the odd number of carbon atom। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि odd number में होना चाहिए। अगर odd नहीं हो गए अगर even हो गए तो उसके लिए तो good method है लेकिन odd number कार्बन वाले अगर अल्केन हो गए तो these are not a good method or suitable method। तो देखिए एंड हेक्सेन 6 कार्बन है इवन नंबर है तो इसके लिए तो गुड है। 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3-डाइमिथिल ब्यूटेन ब्यूटेन देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से हो गया ये एक मिथिल हो गया ये एक मिथिल हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो गया 2,3-डाइमिथिल। देखो यहाँ से अगर 2,3-डाइमिथिल को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 सिमेट्रिकल पार्ट तैयार हो गए तो इसके लिए भी गुड है। एनहेक्टेन में कितने कार्बन है 7 कार्बन है ऑड नंबर है। तो आंसर क्या रहेगा इसका मतलब इसके लिए गुड मेथड नहीं रहेगी वुड्स रिएक्शन to contain that alkane contain the because that alkane contain the odd number of carbon atom। the answer should be और एन ब्यूटेन तो 4 है तो सिमेट्रिकल 4 है तो क्या रहेगा सिमेट्रिकल रहेगा या इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगी उसमें। समझ में आ गई बात आपको। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनिसोल ऑन क्लीवेज विद HI। अब पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे कॉमन नेम का क्या है तो उसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता होता है। तो मैं यहाँ पे देखिए OCH3 इसे कहते हैं एनिसोल OCH3 एनिसोल। अब जब इसके ऊपर HI की एक्शन होगी क्या होगी HI की तो हमेशा ऑक्सीजन और ये वाले कार्बन का बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। देख लीजिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा ये बॉन्ड नहीं टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो तो किसमें रहेंगे रेजोनेंस में रहेंगे। रेजोनेंस में की वजह से बॉन्ड तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने वाला है मतलब वो जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा तो टूटने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये H यहाँ पे चल जाएगा तो H का क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3I हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा आंसर शुड बी फर्स्ट फिनॉल प्लस क्या मिलेगा मिथिल आयोडाइड मिलेगा। इस तरीके से हमने जो नीट 2020 की जो केमिस्ट्री का जो पेपर था सिंपल क्वेश्चंस थे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं थे। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन अबाउट सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे मतलब बोर्ड पे नहीं एक्सप्लेन किए लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन अबाउट 42 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।